नमस्कार। आज हम मगध के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कहना चाहिए दिलचस्प शासक पर बात करेंगे, महापद्मनंद। हाँ, महापद्मनंद। इनकी कहानी वाकई में काफी असाधारण है। बिल्कुल। और खास बात ये कि ये मगध के पहले गैर क्षत्रिय सम्राट थे, मतलब शूद्र कुल से आने वाले। जी हाँ, सही कहा। और ये जो हमारी आज की चर्चा है, इसके लिए हमने जानकारी यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लासरूम बाय MK झा के एक वीडियो से ली है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि ये समझना है कि कैसे सामाजिक और राजनीतिक सीमाएं थी उस वक्त और कैसे उन्होंने उन्हें पार किया। बिल्कुल। तो आज देखेंगे कि वो कौन थे, सत्ता तक पहुंचे कैसे, उनकी सैन्य ताकत जिसे उग्रसेन भी कहा गया वो क्या थी, और हाँ, प्राचीन ग्रंथ उनके बारे में क्या कहते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं उनके सत्ता में आने से। उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, मतलब कहाँ से आए थे वो? देखिए, स्रोत बताते हैं कि वो शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे, महानंदिन, उनके पुत्र थे। पर उनकी माँ एक शूद्र दासी थी। कहीं कहीं नाई जाति का भी उल्लेख मिलता है। ओ, तो वो राजपरिवार से तो थे, पर सामाजिक स्थिति। हाँ, बिल्कुल। और वो शुरू में सेनापति थे, लेकिन थे बहुत महत्वाकांक्षी और कहना होगा सैन्य रूप से कुशल भी। तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया और अपने सौतेले भाइयों को हटाकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। ये तो बहुत ही बड़ी बात रही होगी उस समय के हिसाब से, क्योंकि तब तो सत्ता पर ब्राह्मण क्षत्रिय गठजोड़ काफी मजबूत था। हाँ, बिल्कुल। एक शूद्र मूल के व्यक्ति का सम्राट बन जाना, ये उस व्यवस्था को सीधी चुनौती थी एक तरह से। और उन्होंने ये चुनौती सिर्फ दी ही नहीं, बल्कि कामयाब भी हुए अपनी सैन्य ताकत से। हाँ, उन्हें सर्व क्षत्रांतक कहा गया, मतलब सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। सभी क्षत्रियों को। हाँ, उन्होंने उस समय के कई बड़े क्षत्रिय वंश जैसे इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, कुरु, ऐसे करीब 8 प्रमुख वंशों को हराया और उनके राज्यों को सीधे मगध साम्राज्य में मिला लिया। अच्छा, तो ये जो उपाधि है ये इसी वजह से मिली। जी, और यहीं उनकी एक और खासियत दिखती है, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब ये कि पहले के राजा क्या करते थे कि हारे हुए राजा को अपना सामंत बना लिया, उसे शासन करने दिया। हाँ हाँ, ऐसा होता था। लेकिन महापद्मनंद ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जीते हुए इलाकों पर सीधा अपना नियंत्रण स्थापित किया, मगध का सीधा शासन। तो इससे पहली बार एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड, मतलब केंद्रीकृत सत्ता बनी। बिल्कुल, जिसने शायद बाद में आने वाले मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्यों के लिए एक तरह से रास्ता तैयार किया। और विस्तार की बात करें तो क्या ये सही है कि वो मगध की सेना को दक्षिण भारत तक ले गए थे? ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये श्री महापद्मनंद को ही जाता है। वो पहले मगध सम्राट थे जिन्होंने विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण में सैन्य अभियान किए और मगध का प्रभाव वहां तक फैलाया। कमाल है। और उनकी सेना कहते हैं बहुत विशाल थी, उग्रसेन नाम इसीलिए पड़ा। जी हाँ, उग्रसेन मतलब भयंकर सेना का स्वामी। यूनानी इतिहासकार जैसे कर्टियस और डायोडोरस बताते हैं कि उनके पास करीब 2 लाख पैदल सैनिक थे। 2 लाख? हाँ, और 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और कोई 3,000 हाथी, मतलब एक विशाल भयंकर सेना। इसी सेना के डर से कहते हैं सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। हालांकि तब राजा धनानंद थे, उनके पुत्र। हाँ, राजा धनानंद थे, पर सेना की नींव तो महापद्मनंद ने ही रखी थी। हाँ। वो ताकत उन्होंने ही बनाई थी। उन्हें एकराट भी कहा गया है, यानी एकमात्र सम्राट। इतनी सैन्य और प्रशासनिक सफलताएं, लेकिन ग्रंथों में उनका चित्रण कैसा मिलता है? क्या उनके शूद्र मूल का असर दिखता है वहाँ? हाँ, बिल्कुल दिखता है। पुराण और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो अक्सर उनको आलोचना की नज़र से देखते हैं। शूद्राधिपति यानी शूद्रों का स्वामी कहते हैं, क्षत्रियों का नाश करने वाला बताते हैं। अच्छा, मतलब नेगेटिव चित्रण है। ज्यादातर हाँ। वहीं बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे महावंश, वो उन्हें अवर्ण कहते हैं, मतलब निम्न कुल का। लेकिन पुराणों जितनी कठोर आलोचना नहीं करते। उनका मूल्यांकन थोड़ा कह सकते हैं संतुलित लगता है। और जैन ग्रंथों में? जैन ग्रंथ नंदवंश के प्रति ज्यादा सकारात्मक हैं। उन्हें जैन धर्म का संरक्षक भी मानते हैं। और एक और बात, कलिंग के राजा खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें भी महापद्मनंद का जिक्र है। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव कितना व्यापक था। अच्छा, और यूनानी लेखक? वो भी उन्हें नाई जाति का बताते हैं और बहुत महत्वाकांक्षी मानते हैं। एक सवाल और उठता है, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि, क्या वो इनके समकालीन थे? कवृत्ति या राजतरंगिणी वो ऐसा संकेत देते हैं।
पाणिनि के अष्टाध्यायी में नंद शब्द भी आता है। तो हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो आधुनिक विद्वान हैं वो मानते हैं कि पाणिनि महापद्मनंद से काफी पहले हुए थे, शायद 6ठी या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जबकि महापद्मनंद 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे। तो पक्के सबूत नहीं है। आम राय यही है कि समकालीन नहीं थे। ठीक है, तो महापद्मनंद के बाद क्या हुआ? उनके वंश का अंत कैसे हुआ? पुराण कहते हैं कि महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। उन्होंने उनके बाद शासन किया, तो कुल मिलाकर 9 नंद शासक हुए, महापद्मनंद और उनके 8 बेटे। 9 नंद। और आखिरी और सबसे प्रसिद्ध शासक हुए धनानंद, वही जो सिकंदर के समकालीन थे। शक्तिशाली वो भी थे, पर कहते कि उन्होंने टैक्स बहुत लगा दिए थे, जनता पर बोझ बढ़ गया था, तो वो अलोकप्रिय हो गए। और फिर इतिहास ने करवट ली, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल, चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त मौर्य के शौर्य ने धनानंद को हराया। नंदवंश का अंत हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसने महापद्मनंद द्वारा बनाई गई उस केंद्रीकृत व्यवस्था को और भी आगे बढ़ाया। तो अगर हम सार देखें, महापद्मनंद एक असाधारण शासक थे। उन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़ा, सत्ता हासिल की, मगध को एक विशाल साम्राज्य बनाया, दक्षिण तक विस्तार किया, एक केंद्रीकृत शासन दिया। निश्चित रूप से सर्वक्षत्रांतक, उग्रसेन, एकराट, ये उपाधियां उनकी शक्ति और प्रभाव बताती हैं। उनकी सैन्य और प्रशासनिक उपलब्धियां तो निर्विवाद हैं। हाँ, भले ही उस समय के ग्रंथ उनके शूद्र मूल के कारण शायद उनके प्रति थोड़ा पूर्वाग्रह दिखाते हों। बिल्कुल, और उनकी कहानी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि इतिहास में किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि से कितना प्रभावित होता है। और ये सवाल भी कि जो इतिहास हम तक पहुंचता है, क्या वो हमेशा पूरी सच्चाई बयान करता है या उसमें लिखने वाले वर्ग का दृष्टिकोण हावी रहता है। महापद्मनंद की कहानी इस पर सोचने का एक अच्छा मौका देती है।